हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रेलवे साइंस में। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर हर रोज़ आपको साइंस का एनसीईआरटी सीरीज देखने के लिए मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे या स्टेटमेंट वाइज पूछें, वो हर क्वेश्चन आपको आप आसानी से सोल्व कीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, अगर आप इस सीरीज को डेली फॉलो करते हैं तो। ये नोट्स स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में साइंस बहुत ही अच्छे लेवल का पूछता है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो 95% से प्लस क्वेश्चन आप करके आइएगा एग्ज़ाम में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो हम लोग साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई में कोशिका को हम लोग समझते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल तथा लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से लिया गया है। तो कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल है। सेल कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक छोटा कमरा होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कहने का मतलब सजीव के बॉडी का संरचना हुआ है, वो किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। और क्रियात्मक कहने का मतलब सजीव का बॉडी का सजीव का जो बॉडी है वो कार्य कर पा रहा है, तो किसके वजह से कर पा रहा है? तो कोशिका है जो सजीव के बॉडी में प्रॉपर रूप से अपना कार्य कर रहा है, इसीलिए सजीव भी प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है। अगर हम आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं तो इसमें मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है। ब्रेन में बहुत सा कोशिका है जो प्रॉपर रूप से अपना कार्य कर पा रहा है, इसलिए हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। इसलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था, जो एक डेड सेल था। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक साहब ने। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। ये जो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने पेड़ के छाल को सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो वो एक खोखला डिब्बा के समान वो दिखाई पड़ा। उन्होंने नाम एक छोटा कमरा दिया, लेकिन वो एक कैसा सेल था? एक डेड सेल था। अगर पूछेगा एग्जाम में कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। वह कैसा सेल था? तो वो एक डेड सेल था, यानी एक मृत जीवी सेल था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वॉन लुएनहॉक साहब ने किया। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनियो वॉन लुएनहॉक साहब ने किया। ये जो एंटोनियो वॉन लुएनहॉक साहब थे, ये तालाब के किनारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस टाइम इनके नाखून में कीचड़ फंस गया। उस कीचड़ को इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो एक जीवित सेल दिखाई पड़ा, और वो कौन सा सेल था? एक बैक्टीरिया था। तो इसलिए सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनियो वॉन
लुवेनहॉक साहब ने किया था। वह कैसा सेल था? वो एक बैक्टीरिया था। इसलिए इन्हें सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म विज्ञान कहने का मतलब वैसा जीव जिसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब को हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता पड़ेगा। तो इसलिए एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक साहब को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। अगर पूछेगा सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक साहब को जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल जो हमारा बॉडी है ये कैसे निर्माण हुआ है? तो सेल से मिलकर क्या बना है? टिश्यू बना है। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। कोशिका से मिलकर क्या बना? ऊतक बना। ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से मिलकर क्या बनता है? अंग प्रणाली बनता है। तो इस प्रकार हमारा बॉडी का निर्माण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? तो साइटोलॉजी में किया जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? तो साइटोलॉजी में किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सजीव किससे बने होते हैं? सभी जीव जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनका शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। तो कुछ जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक कोशिकीय जीव। वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है? सेल होता है। नहीं तो उसमें टिश्यू होगा, नहीं तो उसमें ऑर्गन होगा और नहीं ऑर्गन सिस्टम होगा। इस सब नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होता है, नहीं ऑर्गन होता है, नहीं टिश्यू होता है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या होता है? सेल होता है। तो कोशिकीय जीव समझ में आ गया। वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। सिर्फ क्या होता है? उसमें सेल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, बहुकोशिकीय जीव। इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे पादप, कवक, पादप, जंतु। हम लोग नोट में देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। कोशिकाओं के आकृति और आकार होता है उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। यानी कि कोशिका का जैसा कार्य रहता है उसी प्रकार से उनका आकृति भी रहता है।
तो कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप हो रहता है, यानी कि उनका जैसा कार्य होता है वैसा ही उनका आकृति और आकार होता है। कुछ जीव एक कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। कुछ एक कोशिकीय जीव है वो अपना आकार बदलती रहती है, वो कौन सा है? अमीबा। तथा कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, और कुछ जीवों में कोशिका का आकार क्या रहता है? लगभग स्थिर रहता है। जैसे प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य होता है। जैसे प्रत्येक प्रकार की कोशिका यानी सभी कोशिका का कार्य है वो विशिष्ट होता है, यानी कि सबका कार्य मुख्य रूप से ब्रेन का कार्य अलग है, हमारा जो हाथ है उसका कार्य अलग है। तो इसलिए प्रत्येक प्रकार की कोशिका का कार्य क्या है? विशिष्ट है। जैसे तंत्रिका तंत्र। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत एम सलाइडेन तथा टी स्वान ने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो एम सलाइडेन तथा टी स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया? 1838 तथा 1839 ईस्वी में दिया था। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो एम सलाइडेन तथा टी स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब दिया था? तो 1838 तथा 1839 ईस्वी में दिया था। इन्होंने बताया कि सभी पौधे तथा जंतुओं कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि जितने भी पौधे और जंतुएं हैं इनमें पहले से ही कोशिका मौजूद रहता है, और वो डिवीजन होकर के सेल डिवीजन होकर के उत्पन्न होती है, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। तो इन्होंने क्या बताया कि जितने भी पौधे और जंतुएं हैं इनमें पहले से एक कोशिका मौजूद रहता है, और उससे ही ढेर सा कोशिका निर्मित होता है, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। लेकिन जो वायरस है वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। आइए ये क्यों अपवाद है वो हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है। वायरस क्या है? सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है, यानी कि ये सूक्ष्म है, हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। सजीवों के अंदर उपापचय करते हैं, और ये सजीवों के अंदर क्या करता है? उपापचय करने का मतलब ये क्रिया करता है, और निर्जीवों के अंदर मृत हो जाते हैं। और जैसे ही निर्जीव के अंदर जाता है ये क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। सजीवों के संपर्क में आने से इनकी कोशिका उपापचय करने लगती है, और जैसे ही सजीवों के अंदर आता है ये क्या करने लगता है? उपापचय यानी क्रिया करने लगता है। और ये निर्जीवों के अंदर जाते हैं तो क्या करता है? ये मृत हो जाता है। इसलिए इसे सजीवों व निर्जीवों के बीच का कड़ी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि सजीवों और निर्जीवों के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है, तो वायरस को कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका फॉलो नहीं करता है, तो कौन है? वायरस है जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। इतना याद रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रुडोल्फ विर्चो साहब के बारे में। रुडोल्फ विर्चो साहब ने होमिनस सेलुला ई सेलुला कहा। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। होमिनस सेलुला ई सेलुला शब्द किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो साहब ने। कब दिया? 1855 ईस्वी में। होमिनस सेलुला और ई सेलुला का शाब्दिक अर्थ क्या है? सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, यानी कि जितने भी कोशिकाएं बनी हैं उसमें पहले से कोशिका मौजूद है, उसे से ही कोशिका बनी है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, केसी
केशिकांग के बारे में। केशिकांग, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। यानी कि जिस प्रकार शरीर का विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, जैसे हमारा हाथ अलग कार्य करता है, पैर का अलग कार्य है, ब्रेन का अलग कार्य है, आँख का अलग कार्य है, उसी प्रकार कोशिका में भी सब कोशिका के अंदर जो स्थित संरचना है, उनका भी सबका अलग अलग कार्य है। अतः इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो केशिकांग कहते हैं। समझ में आ गया केशिकांग किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो केशिकांग कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इनका केशिकांग का कार्य क्या है। केशिकांग का कार्य हम लोग देते हैं। कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना। कोशिका में जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो कौन करता है? केशिकांग करता है। और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। और कोशिका से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो खराब पदार्थ है, उसका निष्कासन कौन करता है? तो केशिकांग करता है। अगर पूछ देगा कि एग्जाम में कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण किससे होता है? तो केशिकांग के वजह से होता है। कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके वजह से होता है? तो केशिकांग की वजह से होता है। इतना समझ में आ गया होगा कि केशिकांग का कार्य क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, ये हम लोग पढ़ते हैं। कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में क्या है? विभिन्न घटक है, उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकांग या केशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्रक और कोशिका द्रव होते हैं। प्रत्येक कोशिका में क्या क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होता है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव होता है। प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। याद रखिएगा, कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं। ये तीनों घटक मिलकर क्या कहलाता है? केशिकांग कहलाता है। और कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं कोशिकांग के कारण होता है। और जो कोशिका में जो जितना भी क्रियाकलाप होता है, कोई जो भी कार्य होता है, वो किसी का वजह से होता है? तो कोशिकांग के ही वजह से होता है। और पर्यावरण से भी जो भी क्रिया होता है, वो भी किसके वजह से होता है? तो कोशिकांग के कारण ही संभव है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। और ये जो क्या है, कोशिका के जितने बाहरी कोशिका के घटकों को क्या करता है? ये बाहरी वातावरण से अलग करता है। यह झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है और अन्य पदार्थों को गति को रोकती है। यह क्या करता है? वातावरण से जितने भी हमारे बॉडी में जो जाता है, वातावरण से जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है उसको अंदर जाने देता है, और जो हानिकारक है उसको क्या करता है? रोक देता है। इसलिए इन्हें वर्णात्मक परागैंग्य झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली को कहते हैं। इसका कार्य क्या है? यह झिल्ली कुछ पदार्थों को
बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों को की गति को क्या करता है, रोक देता है। जो बॉडी के लिए आवश्यक है उसको जाने देता है और जो बॉडी के लिए अनावश्यक है उसको नहीं जाने देता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वर्णात्मक परागैप्य झिल्ली यानी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यह जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली तथा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। यह जंतु कोशिका में कहाँ पाया जाता है, तो सबसे बाहरी लेयर है और पादप कोशिका में प्लांट में कोशिका भित्ति के बाद में प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। याद रखिएगा कि प्लांट में कोशिका झिल्ली कब पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति के नीचे पाया जाता है। मनुष्य में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी लेयर में ही पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव से अलग करती है। यह क्या करता है, प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म से अलग करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह है। जो कोशिका झिल्ली क्या है, यह एक प्रोटीन की सतह है। यह किसने कहा, सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली क्या है, यह एक प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड की दो सतहों के बीच सैंडविच की तरह होती है और जो 75 A मोटी होती है। और यह कितना मोटा होता है, 75 A मोटी होती है। जो कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली है यह किसका होता है, प्रोटीन का होता है और लिपिड के दो सतहों के बीच यानी ऊपर भी लिपिड रहेगा और नीचे भी लिपिड रहेगा, उसके मिडिल में क्या रहता है, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली रहता है। जैसे ब्रेड में ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच में मसाला रहता है, उसी प्रकार कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली भी होता है। ऊपर लिपिड नीचे लिपिड और बीच में प्रोटीन की सतह होता है। यह किसने कहा, सिंगर और निकोलसन साहब के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया। अगर एग्जाम में पूछेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर और निकोलसन साहब ने दिया था। और कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कितना मोटी होती है, तो 75 A मोटी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितना है, तो 76 A मोटी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह लचीली होती है जो कि मोड़ी तोड़ी व दोबारा जुड़ सकती है। यह क्या होता है, यह लचीली होती है जिसको मोड़ा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है और यह दोबारा भी जुड़ जाता है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कैसा होता है, यह लचीला होता है जिसको मोड़ा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है और दोबारा जुड़ भी जाता है। उदाहरण के लिए कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण ही अमीबा अपना आकार बदल पाता है। कोशिका झिल्ली को लचीलेपन के कारण ही अमीबा क्या करता है, अपना आकार बदल पाता है और खाद्य पदार्थों को कुटपाद तथा पदार्थ के सहारे कर पाता है। अमीबा जो अपना भोजन करता है वो किसके सहारे करता है, कुटपाद और पताब के सहारे कर पाता है। यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन किसके सहारे कर पाता है, तो कुटपाद और पताब के सहारे कर पाता है। और जो अमीबा अपना आकार क्यों बदल पाता है, यह किसकी वजह से कर पाता है, तो कोशिका झिल्ली के
लचीलेपन के कारण ही अमीबा अपना आकार बदल पाता है। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? तो कुटपाद या पताब के सहारे करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा या एककोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस या फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एंडोसाइटोसिस या फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर पूछ देगा कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एंडोसाइटोसिस या फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। एककोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया का क्या कहा जाता है? तो एंडोसाइटोसिस या फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, खासकर रेलवे में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है नोट में? कुछ पदार्थ जैसे CO2 तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हमारा बॉडी में जो ऑक्सीजन आता है और CO2 बाहर निकलता है, वो किसके वजह से होता है? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि हमारा बॉडी में जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, ये किसके प्रक्रिया से होता है? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक अपशिष्ट है। CO2 क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्रित हो जाते हैं। ये CO2 क्या होता है? ये कोशिका में एकत्रित हो जाता है, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। उसकी जो सांद्रता जब ये एकत्रित हो जाता है तो उसका क्या होता है? उसका सांद्रता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कम हो जाती है, और जिससे क्या होता है? पर्यावरण में CO2 की सांद्रता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कोशिका के अंदर और बाहर सांद्रता में अंतर के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा CO2 बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है? जब हमारे कोशिका में CO2 एकत्रित हो जाता है तो उससे उसकी क्या होता है? CO2 की सांद्रता क्या हो जाता है? कोशिका में बढ़ जाता है और पर्यावरण में कम जाता है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण प्रक्रिया द्वारा CO2 बाहर निकल जाता है। यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इतना याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रासरण। प्रासरण जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल भी क्या करता है? विसरण के अनुकूल ही व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक प्रगामी झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। तो प्रासरण किसे कहते हैं? तो जल भी विसरण के अनुकूल ही कार्य करता है। लेकिन प्रासरण किस में होता है? तो ये सिर्फ द्रव में ही संभव है प्रासरण, याद रखिएगा। तो प्रासरण किसे कहते हैं? तो जब वर्णात्मक प्रगामी झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। वर्णात्मक प्रगामी झिल्ली कहने का मतलब सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जो जल आवश्यकता है उसी को अंदर जाने देता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। तो प्रासरण किसे कहते हैं? तो प्रासरण भी विसरण के अनुकूल व्यवहार करता है। यह जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक प्रगामी झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। प्रासरण सिर्फ किस में होता है? सिर्फ द्रव में ही होता है। तो आज तक यहीं क्लास रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए
जय हिंद।